डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्रांश है और मैं असम का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर का काम करता हूँ और मैं यहाँ एक किराए के मकान पर रहता हूँ, जहाँ मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी रहते हैं। वो भी मेरे साथ यही काम किया करते हैं और इकट्ठे हम काफ़ी समय से एक साथ काम किए जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त का नाम है गौरव और दूसरे दोस्त का नाम है संजीव। हम तीनों की जोड़ी ही हर जगह होती है। जहाँ भी कोई घटना हो जाती है हम वहीं पर पहुँच जाते हैं। गौरव कैमरामैन का काम करता है, जबकि सामने मैं आता हूँ, लेकिन संजीव पीछे रहकर भी हर तरह की रिसर्च का काम करता है। हम तीनों की जोड़ी ऐसी ऐसी न्यूज़ को ढूंढ कर ले आती है जो कोई और ढूंढ नहीं पाता। हमारा ज़्यादा ध्यान तो मसाले वाली खबरों में रहता है। हम ऐसी खबरें ढूंढते रहते हैं जो लोग देखना चाहें, उसे देखकर सनसनी मच जाए। कई बार हम झूठी खबरें ही ले आते हैं ताकि लोग उसे सच्ची मान जाएं और हमारा उससे फ़ायदा हो जाए। पिछले कुछ समय से हम डरावनी खबरें पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। असम में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे किले हैं, कई ऐसे जंगली इलाके हैं जहां पर लोगों का मानना है कि भूत प्रेत रहते हैं। हम वहाँ पर रात गुजारते हैं और ऐसी तस्वीरें, ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड कर लाते हैं जिसे भूतों की आवाज़ कहा जाता है। हमें सच्चाई पता है, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हमें रात को क्या क्या करना पड़ता है। वो आवाज़ें भी हम निकालते हैं, वो झूठी तस्वीरें भी हम बनाते हैं। हमें पैसा कमाना है। लेकिन आसपास के जितने भी घर, जितने भी किले थे, हमने वो सब कवर कर लिए थे। अब लोगों को लगने लगा था कि हम झूठ मूठ में ही हर घर में पहुंचकर वहां भूतों को बना देते हैं। हम पर लोग शक करने लगे थे, इसलिए हम तीनों ने प्लान बनाया था कि अब कुछ नया करेंगे। ऐसी चीज़ जिस पर सब यकीन भी कर लें और उन्हें ये सब अपना भी लगे। हमने सोचा था क्यों ना हम चुड़ैल का सामना करें। आखिर कहाँ पर चुड़ैल को ढूंढा जा सकता है। इसी काम में संजीव को लगा दिया गया। संजीव इंटरनेट पर असम की ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर चुड़ैल मिलने की बात की जाती है। ऐसी जगह जहां पर लोगों ने चुड़ैल देखी हो, ऐसा घर जहां पर सांप हो, ऐसे किले जहां पर चुड़ैल का साया हो। चुड़ैल से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें थी, संजीव पिछले एक दिन से ढूंढता जा रहा था और हमारे पास समय कम था। हमें जल्दी ही कोई खास टॉपिक चाहिए था। हर जगह ढूंढने के बाद भी चुड़ैल से जुड़ी कोई खबर हमें नहीं मिल रही थी और संजीव भी परेशान हो गया था। काफ़ी समय से लोगों से पूछने के बाद भी जब हमें कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा क्यों ना हम किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाएं जो जादू टोना करता हो। यहाँ पर आपको ऐसे कई तांत्रिक मिल जाएंगे और उनसे बात करने के बाद हमें पता चल सकता है आखिर हम चुड़ैल को कैसे ढूंढ सकते हैं। कहानियों में तो कहा जाता है कि किसी भी पुराने पेड़ के पास हमें कोई ना कोई चुड़ैल देखने को मिल ही जाती है, लेकिन अब सच्चाई में हमें कोई चुड़ैल नहीं मिल रही थी। वैसे भी हम भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, हम बस ये चाहते थे कि कहानी बिल्कुल सच्ची लगे। इसीलिए यहाँ के शहर गोलाघाट के करीब हम तांत्रिकों को ढूंढने लगे। अंत में हमें एक ऐसे तांत्रिक का पता चल गया जो आम तौर पर शमशान में ही रहता है। यहाँ पर रहने वाले कई लोगों को लगता है कि उसके पास ऐसी तंत्र विद्याएं हैं कि वो भूत प्रेत को अपने वश में कर सकता है। यहाँ पर उसने कई लोगों को परेशान भी किया था और कई लोगों की परेशानी दूर भी की थी। आम तौर पर शमशान में उसके पास जाने से हर कोई डरने लगा था और इतने लोग उससे डरते थे कि हमारी आंखें चमक गईं। हमें उसी के पास जाना चाहिए जिससे जितने लोग डरते हैं उसकी जानकारी पाने के लिए उतने ही उत्सुक होंगे।
शमशान में हम पूरा दिन घूमते रहे, लेकिन वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। हर कोई कह रहा था शमशान में इस तरह से मत घूमो, उसे मत ढूंढो, वो अच्छा तांत्रिक नहीं है। लेकिन हमें उसी को ढूंढना था। पूरा दिन वो नहीं मिला और संजीव ने कहा लगता है बातें झूठ हैं, वो यहाँ पर होता ही नहीं। शाम के 6 बजे के करीब वहाँ पर एक बुजुर्ग निकला जा रहा था और हमने आखिरी बार उससे पूछने की कोशिश की कि क्या वो जानता है तांत्रिक यहाँ पर किस समय आता है। उस बुजुर्ग ने कहा कि आम तौर पर दिन के वक्त वो तांत्रिक यहाँ पर किसी को दिखता नहीं। कहते हैं कि वो ज़मीन में अपने आप को गाड़ लेता है। रात के समय जब अंधेरा घिर जाता है तब वो उस मिट्टी से बाहर आ जाता है और सबको दिखने लगता है। हमें उस बुजुर्ग की बातों पर हंसी आ गई और हमें हंसते हुए देख वो बुजुर्ग बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से निकल गया। जाते जाते उसने बस ये ज़रूर कहा यहाँ आसपास ही रहना, वो तांत्रिक मिलेगा ज़रूर, यकीन करना, उससे मिलकर ही जाना। भले ही वो उसके मिलने की बात कर रहा था, लेकिन जिस लहजे में उसने कहा था जैसे वो चाहता था कि हमें वो तांत्रिक मिले और हमें ऐसी परेशानी हो जिससे हम निकल ना पाएं। हम अंधेरा होने तक वहीं तांत्रिक का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो आया नहीं। कुछ समय बाद उसी शमशान घाट के अंदर से आवाज़ें आने लगी, जैसे लकड़ियों को कोई गिरा रहा हो। हम तेज़ी से अंदर गए तो वहाँ पर तांत्रिक लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश कर रहा था। हम तीनों 1 मिनट के लिए हैरान हो गए थे। हम गेट पर खड़े थे और बाहर से अंदर कोई नहीं आया। 4 दीवारी इतनी ऊपर है और 4 दीवारी के ऊपर इस तरह से टूटा हुआ कांच लगाया गया है कि उसे फांद कर अंदर आना भी बिल्कुल नामुमकिन है। आखिर ये तांत्रिक अंदर कैसे पहुंच आया? हमने तो हर जगह टटोल लिया था, वो तो कहीं पर मौजूद नहीं था। क्या सच में वो खुद को मिट्टी के अंदर गाड़ लेता है या इस तरह से झूठ फैला रखा है कि वो दीवार को किसी कोने से फांद कर अंदर आ जाता है और सबको डराए रखता है? हमें नहीं पता और हमें जानना भी नहीं। हमें तो बस अपना काम करना है। वो तांत्रिक हमें देखकर बिल्कुल हैरान नहीं था और वो अपना काम किए जा रहा था। हम उसके पास गए, उससे सवाल करने लगे और गौरव सबसे ज़्यादा उत्सुक था। गौरव उससे कहने लगा सर आपसे ज़रूरी काम है, हम उसके आपको पैसे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये बात सुनकर वो तांत्रिक हंसने लगा और फिर भी वो अपना काम करता रहा। उसने कुछ समय तक हमें कोई जवाब नहीं दिया और अब गौरव बार बार उससे बात किए जा रहा था ताकि वो कुछ ना कुछ तो कहे। तांत्रिक ने उन लकड़ियों को जलाया, उसे आग लगा दी, उसके बाद आसपास नींबू रख दिए और राख रख दी। उसके बाद उसने जो शब्द हमें कहे, हमारे पैरों तले 1 मिनट के लिए ज़मीन हिल गई थी। उसने कहा तुम्हें चुड़ैल से मिलना है, हर जगह ढूंढ आए, चुड़ैल नहीं मिली, इसीलिए मेरे पास आए हो। यकीन करो तुम्हारा काम तो मैं मुफ्त में कर दूंगा, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पैसों का मैं क्या करूंगा? कभी मुझे ज़रूरत हुई तो मेरा काम ज़रूर कर देना। आखिर वो तांत्रिक कैसे जानता था हम किस काम के लिए यहाँ आए हैं? यहाँ पर हमने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। उसके बाद तांत्रिक हंसता हुआ बोला यकीन करो मैं जानता हूँ तुम क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो, और आज जो तुम्हें देखने को मिलेगा तुम यकीन नहीं कर पाओगे। उसके बाद संजीव बोला अगर आपको पता है तो क्या आप हमें चुड़ैल से मिलवा सकते हो? तो उस तांत्रिक ने कहा हाँ बिल्कुल मिलवा सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा हम यहाँ पर कैमरे लगा देंगे, यकीन कीजिए अगर कुछ नज़र नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है सच बता दें, अगर चुड़ैल नहीं आएगी कुछ और आ जाएगा तब भी हम इस चीज़ को सही समझ सकते हैं। हमें बस कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना है जो सनसनीखेज हो ताकि हम इस रिपोर्ट को बेच पाएं। इसके बाद तांत्रिक ने कहा यहाँ आकर बैठ जाओ, अंधेरा घिरने लगा है और समय हो गया है तंत्र विद्या की शुरुआत का। तुम्हें चुड़ैल से मिलना है, चुड़ैल तुम्हें मिल जाएगी। संजीव और गौरव वहां पर कैमरे लगाने में लग गए। हमारे पास 3 कैमरे थे और तीनों कोनों में हमने वो कैमरे लगा दिए थे। जानबूझकर हमने कैमरा उस एंगल में लगाया था कि वहां पर कोई ना कोई हरकत नजर जरूर आ जाए। हम देखना चाहते थे क्या सच में ऐसी शक्तियों से कुछ होता है। अगर नहीं भी होता तो हमने प्लान बी बनाया हुआ था, वहां पर कपड़े हिलाकर दिखा देंगे, देखो इस तांत्रिक ने कैसे जादू से कुछ ना कुछ हिला दिया। हमने हर तरकीब पहले ही सोच रखी थी
उसके बाद वो वहां पर मंत्र पढ़ने लगा और उस आग में कुछ न कुछ फेंकने लगा। लगभग 2 घंटे तक वो वैसा ही करता रहा और वहां पर हमें कुछ भी नजर नहीं आया। वो आग भी अब बुझ चली थी और तांत्रिक भी मंत्र पढ़े जा रहा था। 2 घंटे बाद उसने मंत्र पढ़ने बंद कर दिए और सब सामान को समेटने लगा। हम हैरान और परेशान थे। मैंने उससे कहा, भाई साहब, यहाँ पर कोई चुड़ैल नजर तो आई नहीं। तो वो तांत्रिक कुछ बोला नहीं, उसने बस सारा सामान समेट लिया। उसने उस राख को भी एक छोटी सी कागज के पैकेट में रख लिया और भी सामान को वो इसी तरह समेटता जा रहा था और एक झाड़ू को लेकर आया और वहां जमीन को भी साफ कर दिया। वो कोयले भी उसने एक तरफ रख दिए थे जो बाद में राख बन जाते और हम तो हैरान पड़े थे। हमें कुछ नजर तक नहीं आया और वो तांत्रिक वहां से जाने की बात कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, हमें कुछ ना कुछ तो देखना है। आप तो मंत्र पढ़ते रह गए, कुछ हुआ नहीं। हमने तो आप पर यकीन किया था। लेकिन वो तांत्रिक हंसता रहा और उस शमशान के पीछे की तरफ चल पड़ा। हम तीनों एक दूसरे की तरफ झांकते रहे। हमने कहा, यहाँ हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। उस तांत्रिक को एक तरफ से भगाते हैं, उसके बाद कहेंगे यहाँ पर हमारे पीछे चुड़ैल पड़ गई थी इसलिए हम भाग आए, हमें कुछ नजर नहीं आया। इसके बाद वो तांत्रिक एक पिलर के पीछे चला गया और हमें लगा कि वो हमसे छिप रहा है। हम उसके पास गए और उस पिलर के पीछे कोई नहीं था। हम हैरान और परेशान, आखिर इतनी सी जगह से वो गायब कैसे हो गया, कहाँ चला गया वो? हम समझ नहीं पा रहे थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसके बाद गौरव को पास में पड़ी वो मिट्टी नजर आई। गौरव कहने लगा, किसी ने ये मिट्टी हटाई हुई है और अभी हिली हुई लग रही है, पहले तो ये यहाँ पर नहीं थी। नीचे छोटा सा खड्डा नजर आ रहा था जिसमें इंसानी बाल पड़े हुए थे। तब गौरव ने कहा, यहाँ तो किसी ने बाल रखे हुए हैं, लगता है वो तांत्रिक यहाँ पर इन बालों को फेंक कर चला गया। संजीव ने वहां उन बालों को हाथ लगाया लेकिन वो मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे। उसे खींचने की जितनी कोशिश की वो निकल नहीं पा रहे थे, तो उसने मिट्टी हटाने की कोशिश की। वो जितनी मिट्टी हटाता गया उतने ज़्यादा बाल उसे मिट्टी में नज़र आते गए और गौरव भी अब उसकी मदद करने लगा था। जब उन्होंने काफ़ी सारी मिट्टी हटा दी तो उन्हें एक सर नज़र आया। उसकी आंखें और माथा देखकर ही वो पहचान गए थे ये तांत्रिक था जो मिट्टी में गड़ चुका था। इसे देखकर हम तीनों डर चुके थे। संजीव भागकर गया, कैमरा लेकर आया और इस तरह उस तांत्रिक को गड़ा हुआ देखकर उसकी वीडियो बनाने लगा और कहने लगा, यहाँ कोई ना कोई तो आया था, इस तांत्रिक को ज़मीन में गाड़ कर चला गया। मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल आ गई है। मुझे भी कोई नज़र तो आया था आंखों के सामने, लेकिन मैं डर कर बोल नहीं पाया था। मैं समझ गया था वो झूठ मूठ की कहानी बना रहा है, लेकिन फिर भी ये तांत्रिक ज़मीन में कैसे गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था और संजीव, गौरव बस कहानी बनाने में लगे हुए थे। इसके बाद काफ़ी समय तक वो इसी तरह से कहानी बनाते रहे और अब समय 10:30 का हो गया था। मैंने उनसे कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इस तरह से शमशान में रहना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तांत्रिक का शरीर ज़मीन में गड़ता हुआ तो नहीं देखा, लेकिन इस तरह से वो ज़मीन में कैसे गड़ा हुआ है, सांस कैसे लेता है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, घबराहट सी हो रही है मुझे। उसके बाद वहाँ से घर तक पहुँचने में हमें 2 घंटे लगने वाले थे और ये 2 घंटे शायद हमारी ज़िंदगी के सबसे अजीब 2 घंटे थे। गाड़ी संजीव चला रहा था और मैं उसके साथ बैठा था। गौरव पिछली सीट पर बैठा था और हम तीनों बस यही बात किए जा रहे थे कि यहाँ आज हमें कुछ खास तो मिला नहीं, हमें बस मन घड़ंत कहानी बनानी होगी और इस फुटेज को भी बेचना होगा। लेकिन वहाँ उसके बाद हम तीनों को जैसे मदहोशी सी होनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें चक्कर आ रहे हों। कभी गाड़ी मैं चलाता तो कभी गौरव चलाता। हर कोई जो गाड़ी चलाना शुरू कर देता वो कहता, मुझे चक्कर आ रहे हैं, जैसे सामने सड़क घूम रही है। उसके बाद दूसरे को गाड़ी चलानी पड़ती। हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा था जैसे हमने कोई शराब पी रखी हो। गौरव कह रहा था, शायद उस तांत्रिक ने लकड़ियों में कुछ ऐसा डाला हुआ था जिससे हमें नशा सा हो गया।
वो शायद हमें लूटना चाहता था, वो तो हम बच गए। हम उस आग से ज़रा पीछे होकर बैठे थे। वो कह रहा था आगे हो जाओ, लेकिन हम ज़्यादा आगे नहीं गए। इसी कारण शायद हम बच भी गए। ये कैसी मदहोशी सी है, हर चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही है। वहाँ उसके बाद वो सड़क तीनों को हिलती हुई नज़र आ रही थी। कभी तो गाड़ी ही झूलने लगती, तो कभी हम किसी पेड़ से टकराते टकराते बच जाते। कभी कभी तो सड़क पर बहुत सारे कुत्ते आ रहे थे। कई बार हमारी गाड़ी रोकने के लिए जैसे वहाँ तेज़ हवा चल जाती और कुछ टहनियाँ सड़क पर आ गिरती, जैसे हर चीज़ हमें रोकने में लगी हुई थी। वो सफ़र हमें लंबा ही लगता जा रहा था, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हमें चक्कर आए जा रहे थे और किसी तरह से वो सफ़र हमने ख़त्म किया। हम अपने कमरे में जा रहे थे और वहाँ भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा घूम रहा हो। आसपास किसी न किसी के होने की आहट तो हमें कब से सुनाई दे रही थी। हम ही बस इग्नोर किए जा रहे थे। उसके बाद हम कमरे के अंदर गए और वहाँ भी हर चीज़ हिलती हुई लग रही थी। कुछ समय तक तो हमें लगा कि हमें भ्रम हो रहा है, और उसके बाद जैसे हर चीज़ हिलकर गिरना भी शुरू हो गई थी। अगर ये हमारा भ्रम है तो चीज़ें गिरनी नहीं चाहिए। चीज़ें नीचे गिर रही थीं, जिन्हें उठा उठा कर हम ऊपर रख रहे थे। वो मदहोशी की हालत बहुत बुरी सी थी। बार बार हमें लग रहा था आज कुछ अजीब सा हो रहा है। तीनों को नींद चढ़ी हुई थी। मैं तो गौरव के कमरे में सोने वाला था और पास के ही कमरे में संजीव भी सोने के लिए चला गया। नींद बड़ी तेज़ी से आ गई थी और आंख कब लगी पता ही नहीं चला। उस रात सपना भी कुछ ऐसा ही आया था। हम तीनों उसी कब्रिस्तान में हों। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था, तांत्रिक कहाँ है। हर चीज़ जैसे वैसी ही दिमाग में घूम रही थी और कुछ समय बाद मुझे एहसास हो गया कि ये सपना ही है। वहाँ पर उस शमशान घाट के बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस काली अंधेरी सी दुनिया। मैं गेट खोलकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता, धक्का खाकर वापस आ जाता। बड़ा अजीब सा सपना था। हर चीज़ जैसे हिल रही थी, वैसे ही हालात जैसे मदहोशी के वहाँ शमशान घाट के बाहर निकलने से शुरू हो चुके थे। सपने में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वहाँ डरावनी सी चीज़ें होनी शुरू हो गईं। मुझे दिखा एक तरफ मिट्टी उखाड़कर वो तांत्रिक ज़मीन से बाहर आ रहा था। वो इस तरह से ज़मीन को फाड़कर बाहर आ रहा था जैसे उसमें अजीब सी शक्तियाँ हों। संजीव और गौरव तो डर कर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जैसे मुझे पता था ये सपना है, मैं डरूंगा नहीं और सपने में जो भी हो हमें नुकसान नहीं होता। तांत्रिक इस तरह से हमें कह रहा था, तुमने ये क्या कर दिया है, तुम्हारे कारण सज़ा मुझे भी भुगतनी होगी। तुमने ये क्या करवा दिया, तुम्हारे पीछे लगकर मैंने भी बड़ी गलती कर दी। उसके बाद वहाँ कई सारे तांत्रिक ज़मीन से निकल रहे थे, जिनकी शक्ल भी उस तांत्रिक से मिलती जुलती थी। ज़मीन से वो बार बार निकलते और ज़मीन में गड़ जाते। बार बार ऐसा ही हो रहा था और उसके बाद वो सब तांत्रिक जैसे जुड़कर एक तांत्रिक बन गए और फिर अलग होने लगे शरीर के हिस्से टूटने के कारण। पहले उसकी बाजू उसके शरीर से अलग हो गई, उसके बाद उसकी टांगें शरीर से अलग हो गईं और उसके बाद उसका सर भी शरीर से अलग हो गया। वो तड़प रहा था, चीख रहा था और ऐसे हालात देखने के बाद मुझे डर लग रहा था। कैसा सपना है। मैं सपने से जागना चाहता था, लेकिन वो सपना जैसे टूट नहीं रहा था। गौरव और संजीव एक कोने में लगे चीखें मार रहे थे, बचाओ बचाओ, लेकिन मैं यहाँ से कुछ कर नहीं सकता था। मैं गेट के बाहर भी नहीं जा सकता था, तो मैं उसी शमशान घाट में इधर उधर भागने लगा ताकि ऐसी चीज़ें देख ना पाऊँ। जिस तरफ मेरी नज़रें जाती वहाँ पर मुझे वो कटे हुए शरीर के हिस्से नज़र आते और तभी उस शमशान घाट की पीछे वाली दीवार अंदर की तरफ गिर गई, जैसे किसी ने बाहर से धक्का लगाया हो। और पीछे अंधेरे में मुझे दो आंखें नजर आई थीं। वो लाल रंग की आंखें थीं जैसे किसी शैतान की हों। थोड़ी और वो आंखें आगे की तरफ आईं तो उड़ते हुए सफ़ेद बाल भी मुझे दिखे। मुझे काला चेहरा नजर आया। ये चेहरा किसी चुड़ैल का चेहरा था।
मैं सपने में भी उस चेहरे को देखकर अपने हाथ अपनी आंखों के सामने रख रहा था, लेकिन सपना बहुत अजीब। मैं अपने हाथों के आर पार देख रहा था। मेरी नजरें उस चुड़ैल पर टिक चुकी थी और डर का माहौल बना हुआ था। मैं इधर उधर भागता जा रहा था। वो चुड़ैल अब कभी पीछे अंधेरे में चली जाती, कभी अपना चेहरा आगे कर लेती। बार बार वो जैसे मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैं किसी भी तरह से वहां से जैसे बच ना सकता था। इसके बाद जैसे अचानक मेरी आंख खुली। सुबह का वक्त हो गया था। मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना। ऐसा डरावना सपना देखा था मैंने जिसने मुझे डरा कर रख दिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझसे सांस ली नहीं जा रही थी। अंदर कमरे में दम घुट रहा था, तो मैं जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोलकर बाहर गया ताकि साफ सुथरी हवा ले सकूं। वहाँ मेरे सामने गौरव और संजीव भी खड़े थे। वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे मुझे कुछ बताना चाहते हों। वो डरे हुए थे और उनके चेहरे पर भी पसीना आया हुआ था। उन्हें भी सांस चढ़ी हुई थी और मेरी तरफ देखकर संजीव ने कहा, क्या तुम्हें भी वो चुड़ैल का सपना आया? वो तांत्रिक के शरीर के हिस्से क्या तुम्हें भी दिखे? मैंने कहा, हाँ। क्या तुम्हें भी दिखे? क्या गौरव को भी? क्या सच में हम तीनों को एक जैसा सपना आया? हम उस सपने की बातें एक घंटे तक करते रहे थे। हम हैरान और परेशान थे। उसके बाद गौरव ने उस फुटेज को न्यूज़ एजेंसी से बांटने की बात की। वहाँ पर फ़ोन लगाया और उसे जो खबर सुनने को मिली उसने हम तीनों को डरा दिया था। उस तांत्रिक की रात को मौत हो चुकी है। ये खबर तो उस जगह आग की तरह फैली हुई है और हम तीनों के होश उड़े हुए थे। आखिर कैसे हो गई उसकी मौत? गौरव को फोन पर ही पता चला कि उस तांत्रिक के शरीर के कई हिस्से हो चुके हैं। किसी ने शमशान घाट में उसे काट कर मार डाला। उसके दोनों बाजू अलग किए, उसकी टांगें अलग की, उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से मारा उसे। कहा जा रहा है कि शमशान के अंदर आने का एक ही रास्ता था और उस गेट को वो तांत्रिक हमेशा बंद ही रखता था। लेकिन कल रात बारिश हुई जिस कारण शायद दीवार कमज़ोर हो गई थी और किसी ने उस दीवार को अंदर की तरफ धकेल कर तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर उस तांत्रिक को बुरी तरह से मार दिया। जब गौरव ने इस घटना के बारे में हम दोनों को बताया था, हम डर के मारे चीखने लगे थे। वो सपना नहीं था, वो सच्चाई थी जो हमें सपने में नजर आई थी। वो पूरा दिन हमारा डर कर ही निकला था। हम तीनों एक दूसरे से बात किए जा रहे थे। ना ही हम उस दिन ऑफिस गए थे। घर में बैठे हम एक दूसरे से सवाल किए जा रहे थे। उस सपने की सिवा क्या हमें कुछ और नजर आया है? क्या वो सपना ऐसा था कि सच्चाई से मेल खा गया और ये सिर्फ एक संयोग भी तो हो सकता है? हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। हमें तो कोई ऐसा नजर नहीं आया। हम तीनों इस बात को किए जा रहे थे और हम आज इंतज़ार करना चाहते थे। हम किसी के सामने पागल साबित नहीं होना चाहते थे। हम किसी तांत्रिक, किसी पुजारी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमें तो ये भी पूरी तरह से पता नहीं था ये चुड़ैल नहीं किया है या किसी ने उस तांत्रिक से बदला लिया है। शाम होते होते बातों में निकल गया। हम लंच भी नहीं कर पाए थे। घटना ही कुछ ऐसी थी जिसने हम पर असर कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, एक अजीब सी मदहोशी आज फिर से हम पर छानी शुरू हो गई थी। घर जैसे हिल रहा था, हर चीज़ जैसे हिल रही थी, जैसे हमने बहुत सारी शराब पी ली हो। तीनों इसी तरह से जैसे घूमते जा रहे थे। कभी मैं गिर जाता तो कभी गौरव। हम बेड पर ही बैठे हुए थे क्योंकि हमें लग रहा था हमें शायद कुछ ना कुछ हो गया है। उस तांत्रिक ने आग में कुछ तो डाला था जिसने हमारे शरीर को खराब कर दिया है। कल सुबह हमें अस्पताल जाना होगा और वहाँ पर इलाज कराना होगा। बातों बातों में रात हो गई थी और हम खाना खाकर आज जल्दी सोना चाहते थे क्योंकि सेहत हम तीनों की खराब थी। उस रात भी बहुत जल्दी ही नींद आ गई थी और जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस रात भी ऐसा सपना आया जो बिल्कुल सच्चा लग रहा था। इस सपने में हम एक इमारत के ऊपर चढ़े हुए थे। हम तीनों थे वहां पर। गौरव मेरे सामने मुझे देखे जा रहा था जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो और मैं भी गौरव को इस तरह से देख रहा था
क्योंकि ये सपना है, मुझे पता तो चल गया था, लेकिन सब कुछ सच्चा सच्चा सा लग रहा था। ऐसे सपने नहीं आते और इस तरह से याद भी नहीं रहते। ये तो जैसे सच्चाई आंखों के सामने घूम रही थी। वहाँ गौरव मेरे सामने था, लेकिन संजीव आसपास नजर नहीं आ रहा था। मैं आवाज़ लगाने लगा, संजीव, कहाँ हो संजीव? ये इमारत कौन सी है? इमारत का एक कोना देखकर हम समझ गए थे ये कौन सी इमारत है। पहले गौरव ने ही बोला, ये तो वो लंबी काली वाली शर्मा जी टावर है। मैंने कहा, ये वो टावर है? हाँ, लग तो वैसा ही रहा है, लेकिन आसपास कैसे अंधेरा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले तो ये साधारण सपना ही लगा था, लेकिन गौरव जिस तरह से जवाब दे रहा था, मुझे महसूस हुआ वो भी मेरे सपने के अंदर था या मैं उसके सपने के अंदर। हमें ऐसे सपने आ रहे हैं कि हम तीनों वहां पहुंच पा रहे हैं। आज संजीव कहाँ है? संजीव एक कोने में था और हमें नजर आ गया। वो उस रेलिंग के बिल्कुल पार खड़ा था, जैसे उसके पैर फिसले और वो उस बिल्डिंग से नीचे गिर सकता था। मैं आवाज़ लगाने लगा, संजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उतर आओ, नीचे उतर आओ। लेकिन वो बार बार ऐसे हिल रहा था जैसे उस पर मदहोशी छाई हुई हो। वो बार बार हिलता रहा। मैंने जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाया, उसने ऊपर से छलांग लगा दी। मैं उसे आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उसकी बस चीखने की आवाज़ आ रही थी और एक झटके से जैसे मैं उस बिल्डिंग से नीचे पहुंच गया था। फर्श पर संजीव की लाश पड़ी थी और उसके सर से खून बह रहा था। उसकी टांग एक तरफ मुड़ चुकी थी और वो हिल नहीं रहा था। वहाँ कई लोग भीड़ बनाकर आ रहे थे और उसे देखकर डर रहे थे, चीख रहे थे। कोई पुलिस को फ़ोन कर रहा था तो कोई अस्पताल में फ़ोन लगा रहा था। भीड़ हैरान और परेशान थी और वो सब लोग धुंधले धुंधले से बार बार दिखते और गायब से हो जाते। लेकिन वहाँ पर गौरव था जो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और संजीव की लाश पड़ी थी जो बिल्कुल साफ दिख रही थी। एक पल के लिए जैसे मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या संजीव असल में ही मर चुका है? यहाँ जो नज़र आया है क्या उसके साथ वो भी सच में हुआ होगा? वहाँ अचानक ही सब कुछ घूमना शुरू हो गया। मेरा सर हिलना शुरू हो गया। गौरव भी टेढ़ा मेढ़ा दिखना शुरू हो गया, जैसे सपने में भी मदहोशी सी छा गई हो। अचानक ही आँख खुली और मेरे मुंह पर पसीना ही पसीना था। मैं पूरा भीग चुका था और मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं सपने से उठ चुका था और मैं इधर उधर देखने लगा। बेड पर ना गौरव था और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला था जहाँ से बेड नज़र आ रहा था। संजीव भी वहाँ पर नहीं था। मैं भागकर कमरे के बाहर गया। वहाँ गौरव खड़ा और उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना था। शायद उसको भी यही सपना दिखा होगा। क्या तुम्हें संजीव दिखा था उस बिल्डिंग से छलांग लगाता हुआ? उसने कहा, हाँ, लेकिन संजीव कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैं भी इधर उधर देखने लगा, लेकिन संजीव नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर चुका था। क्या वो ऊपर छत से छलांग लगा चुका है? मैं सीढ़ी लेकर आया, चढ़कर छत पर गया, वहाँ कोई नहीं था। मुझे उस बिल्डिंग का ध्यान आया। शर्मा बिल्डिंग, क्या वो उसकी छत पर गया तो नहीं? मैं जल्दी से वहाँ जाना चाहता था, लेकिन सामने का दरवाज़ा खुला। संजीव चलकर अंदर आ रहा था और मुझे देखकर वो जैसे अजीब सी मुस्कुराहट देने लगा। क्या हुआ? तुम्हें कोई सपना तो नजर नहीं आया? मुझे तो कोई सपना नजर नहीं आया। कल रात बड़ी अच्छी गई। मुझे लग ही रहा था तुम्हें कुछ नजर तो आएगा। हम दोनों को वो सपना नजर आया था और संजीव को वो सपना नजर आया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आज का सपना झूठ था और ये सच्चाई नहीं हुई? मैं थोड़ा सा शांत हो गया था और मन को तसल्ली दी और गौरव भी थोड़ा सा शांत था। उस दिन मैं और गौरव तो सही थे, लेकिन संजीव दिन के वक्त भी कहे जा रहा था उसे मदहोशी सी हुई पड़ी है। वो जैसे चक्कर खाकर बार बार गिरता जा रहा था और मैंने कहा, हमें अस्पताल तो जाना ही होगा। हमें कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसका इलाज हमें करवाना होगा और तुम्हें तो दिन के वक्त भी इस तरह से चक्कर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम गाड़ी लेकर सीधा ही अस्पताल के लिए निकल पड़े थे। हम जिस अस्पताल में गए थे, मुझे वहाँ से वो शर्मा टावर नज़र आ रही थी। मेरे मन में डरावने डरावने ख्याल आ रहे थे।
वहां अस्पताल के अंदर जाते ही जैसे अजीब तरीके से चक्कर आने शुरू हो गए। मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। गौरव भी मेरे साथ ही गिर पड़ा था, लेकिन संजीव इधर उधर नजर नहीं आ रहा था। वो आखिर कहाँ गया? मेरी टांग में दर्द हो रहा था क्योंकि मैं गिरा था और गौरव के सर पर चोट लगी थी। लेकिन उस दर्द से ज्यादा अजीब चीज थी कि हमें संजीव नजर नहीं आ रहा था। मैं बार बार गौरव से पूछ रहा था, संजीव कहाँ गया? लेकिन वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, हम गिरे हैं, उसे तो हमारे करीब होना चाहिए। मैंने गौरव को इशारा किया, जल्दी भागो, जल्दी भागो, वो शर्मा टावर, वो जरूर उसके ऊपर गया होगा, सपना सच ना हो जाए। हम भागकर बाहर की तरफ निकले और देखने लगे संजीव कहाँ पर है। वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ को चीर कर उस बिल्डिंग के पास जाना मुश्किल भरा हो रहा था। हम किसी तरह से इधर उधर ढूंढते रहे, वो दिख नहीं रहा था, तो हमने सोचा शर्मा टावर के ऊपर चलते हैं। हम जल्दी से उस टावर के ऊपर जाना चाहते थे और लिफ्ट बंद थी। आज लिफ्ट सुबह से ही खराब थी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने में परेशानी हो रही थी। 4 मंजिलें हम चढ़े थे, नीचे से आवाज़ें आने लगी, चीखने की आवाज़ें। ये आवाज़ें सुनकर मैं दंग सा रह गया था। एक बालकनी से बाहर देखते ही नीचे किसी ने छलांग लगाई हुई थी। कोई नीचे पड़ा हुआ था लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था। वो 4 मंजिलें चढ़ने में इतना जोर नहीं लगा था जितना जोर उसे उतरने में लग गया। शरीर थमा जा रहा था, टांगें जकड़ी जा रही थी, दिमाग जैसे बंद होने को पड़ा था। वो सन्नाटा कानों को चीर रहा था। वो आवाज़ें तो सुनाई दे रही लेकिन कान जैसे उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे थे। अजीब अजीब सी आवाज़ें तो दिमाग के अंदर से आ रही थी, ऐसी आवाज़ें जो मौत के करीब आती हैं। नीचे पहुंचते ही चारों तरफ लोग ही लोग थे और किसी ने छलांग ऊपर से लगाई थी जो नीचे गिरा पड़ा था। भागकर उस भीड़ को चीरा हमने। जैसे ही नीचे देखा, वो संजीव था। उसके सर से खून निकल रहा था। वहां कोई पुलिस को फोन कर रहा था तो कोई एम्बुलेंस को बुला रहा था। मैं भी चीखने लगा, जल्दी करो, जल्दी करो। 15 मिनट में ही वहां एम्बुलेंस आ गई और संजीव को उसी अस्पताल में ले जाया गया। उस अस्पताल में उसकी पहुंचते ही मौत हो गई थी। उसका शरीर पूरी तरह से टूट गया था और सर से खून बहने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। दोपहर तक मैं और गौरव सन्न थे। हम जानते थे हमने एक बला को बुला लिया है और वो बला हमारे साथ भी कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। मुझे संजीव की मौत का उतना दुख नहीं था जितना अपनी मौत का डर था। अपनी मौत के ख्याल बार बार आंखों के सामने आए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मौत बस करीब ही है, एक कदम आगे और वो हमें दबोच लेगी। शाम होते होते डर ने जैसे मन में घर बना लिया था। गौरव का चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। वो जानता था आज कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन हम जाएं तो किसके पास जाएं। शाम के वक्त ही हम एक तांत्रिक के पास पहुंच गए थे। वो शहर में ही रहता था और एक पीपल के पेड़ के नीचे हर वक्त हमें दिखाई देता था। हम जब भी उस सड़क से निकलते वो हमें पेड़ के नीचे नजर आता। हमें वो झोला छाप तांत्रिक लग रहा था, इसलिए कभी हम उसके पास नहीं गए। लेकिन अब हमारे दिमाग में कोई आ ही नहीं रहा था, तो उसके पास ही हम शाम के 6 बजे पहुंच गए थे। उस तांत्रिक को हमने बताया हमारे पीछे चुड़ैल पड़ी है, तो वो हंसने लगा। उसने कहा, ऐसी छोटी मोटी चुड़ैलों को मैं बड़ी आसानी से संभाल लेता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यहाँ बैठो, अभी झाड़ फूंक करता हूँ, उस चुड़ैल को तुम्हारे ऊपर से भगा देता हूँ। उसने कहा कि रात के वक्त नजर आती है चुड़ैल, तो ऐसा करते हैं थोड़ा अंधेरा होने देते हैं, तब तक मैं पूरा सामान इकट्ठा करता हूँ और उसे अंधेरे में ही देखता हूँ। उसके बाद वो अजीब सा झाड़ा करने लगा। कभी एक राख हमारे सर के ऊपर फेंकता तो कभी गौरव का सर पकड़कर उसके सर पर नींबू रख देता। वो बार बार नींबू लुढ़क कर नीचे गिर जाता। जैसे उस तांत्रिक को पता ही नहीं था वो कर क्या रहा है।
वो बार बार उसके सर पर नींबू टिकाने की कोशिश करता। वो टिकता नहीं, लेकिन वो कोशिश करता रहता। उसने आटा भी उसके पैरों पर लगा दिया था गीला करके, शायद कुछ और भी करने को रहता हो। वो अजीब अजीब चीज़ें कर रहा था जिसके बारे में मैंने कभी ना तो सुना था और ना ही देखा था। जैसे ही वहाँ अंधेरा घिरने लगा था, मेरी आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमना शुरू हो गया था। वैसी ही मदहोशी और गौरव ने मेरी तरफ देखा और सर की तरफ इशारा करके बोला कि ये घूम रहा है। मैंने भी उसे इशारा कर दिया। हाँ, वो मदहोशी फिर से हो गई है। वो तांत्रिक पास से ही पानी लेने के लिए गया हुआ था और जब वो हमारे सामने आकर खड़ा हुआ, उस तांत्रिक की टांगें हिल रही थीं। उसे डरा हुआ देख रहा था मैं, और वो जैसे किसी चीज़ को देखकर घबरा चुका था। वो हम दोनों के सर के ऊपर देख रहा था, कभी मेरे सर के ऊपर तो कभी गौरव के सर के ऊपर। उसका चेहरा उतर गया था, उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसने कोई बला देख ली हो। वो वहाँ से दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क के पास जाकर वो अपने आप नीचे गिर गया। वहाँ हमने जो देखा उसे बयान नहीं कर सकते। किसी ने उसकी टांग को पकड़ा था। वो उल्टा हवा में लटक रहा था और उल्टा इसी तरह से किसी बला ने उसे लटका रखा था और उसे बीच में से फाड़ दिया। उसके शरीर के 2 हिस्से हमारी आंखों के सामने हुए थे और इसे देखकर हम भागने लगे। हम गाड़ी लेकर घर आना चाहते थे क्योंकि ये बला वहाँ थी, ये हमें नुकसान पहुँचा सकती है। हम जानते थे ये हमारा पीछा करेगी ज़रूर। अब तक उसने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन कितना समय होगा हमारे पास। रात के 10 बजे तक मदहोशी छा चुकी थी। हम अपने बेड पर बैठे थे और गौरव ने मुझसे कहा, आज मैं यहाँ पर सोना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो तो बचा लेना। वहाँ कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और सपने में मैं एक समंदर में था, चारों तरफ पानी ही पानी। ऐसी कौन सी जगह है हमारे आसपास, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत सारा पानी है। वो समंदर था जिसके हर तरफ पानी था और मैं तैरने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया, गौरव कहाँ है। पानी के नीचे हाथ जैसे हिल रहे थे। ये गौरव था जो पानी में डूब रहा था। उसे तैरना नहीं आता, मुझे भी ज़्यादा तैरना नहीं आता, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता था। मैं पानी के अंदर उसे जैसे खींचने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह से वो बाहर आ जाए, लेकिन गौरव हर कोशिश के बाद भी बाहर निकल नहीं पा रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी उसके पैर की तरफ। एक काली सी परछाई उसे एक टांग से नीचे की तरफ खींच रही थी। वो उसी कारण नीचे खींचा चला जा रहा था। मैं जितनी कोशिश करता उसे ऊपर निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसका हाथ छूटा और वो परछाई उसे खींचती हुई नीचे ले गई, गहरे पानी में। मैं डरा सहमा सा था। क्या गौरव जिंदा उठेगा? क्या वो नींद में ही मर जाएगा? या उसकी मौत इस तरह से पानी में डूबने के कारण तो नहीं हो जाएगी? मैं क्या करूं? मैं नींद से उठना चाहता था, लेकिन उठ भी नहीं पा रहा था। वो सपना भी सच्चाई की तरह ही दिख रहा था। हर कोशिश के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ना तो मैं पानी में डूब रहा था, ना उस पानी से बाहर आ रहा था, ना नींद खुल रही थी और ना मैं कुछ कर पा रहा था। बस उसी पानी में एक किनारे कभी दूसरे किनारे देखे जा रहा था। मैं जिधर भी तैर कर जाता कोई नतीजा निकलता नहीं। मैं काफ़ी दूर तक तैरता रहा और वहाँ मुझे वो तांत्रिक नज़र आया था। वो तांत्रिक जो हमें उस शमशान में मिला था, जिसकी मौत हो चुकी है। वो तांत्रिक वो एक कोने में जैसे पानी के ऊपर ही बैठा हुआ था और आंखें बंद करके वो इसी तरह से कुछ देर तक बैठा रहा और अचानक मेरी आंख खुली। मैं इधर उधर झांक रहा था। कहाँ है गौरव? आखिर गौरव कहाँ पर है? मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं उसके कमरे में गया, वहाँ भी वो नहीं था, ना बेड पर था। मैं बाहर भी देखता रह गया, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला।
हर जगह ढूंढने के बाद भी वो दिख नहीं रहा था। मैं उसे फ़ोन लगाता रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिर गौरव गया कहाँ पर? मैं उसके दोस्तों को फ़ोन लगाने लगा, मैं ऑफिस में फ़ोन लगाने लगा, कहीं से कुछ पता तो चल ही पाएगा। और 10 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि गौरव की लाश नदी में पाई गई है। वो नदी में डूबने के कारण मारा गया। लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वो करने क्या गया था, ये सवाल मेरे मन में बार बार गूंजे जा रहा था। क्यों गया था वो वहाँ पर जब उसे पता था? वो सपने में देख चुका था ये सब, तो क्यों गया वो पानी के करीब? मैं नहीं जानता था अब मैं क्या करूं। गौरव की भी मौत हो चुकी थी और उसके शरीर को देखने की हिम्मत तक मुझ में नहीं थी। मैं नहीं जानता था मैं क्या करूं। आज रात जब मैं सो जाऊंगा तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। कैसे बचूंगा मैं? तभी दिमाग में ख्याल आया, वो तांत्रिक जिंदा दिखा था मुझे सपने में, लेकिन उसकी तो मौत हो चुकी है। क्या वो अब भी जिंदा हो सकता है? क्या उसकी आत्मा से मैं बात कर सकता हूं? उसी वक्त मैंने गाड़ी उठाई और मैं शमशान की तरफ बढ़ चला। मैं उसी शमशान में पहुंचना चाहता था। वैसे भी रात को कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना ज़रूर होगा। मैं उसी शमशान में पहुंच गया था और वहां पर वो तांत्रिक था ही नहीं। पूरा दिन मैं उसे ढूंढता रहा, हर किसी से पूछता रहा, वो वहां मौजूद नहीं था। लगभग शाम के 5 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या वो वहीं ज़मीन में दफन हो सकता है? मुझे जानना होगा उसके शरीर के साथ हुआ भी क्या। मैं शमशान वापस आ गया और मैं उसी कोने चला गया जहां पर उस तांत्रिक का शरीर ज़मीन में गड़ा हुआ दिखता है। मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई और वहां पर मुझे बाल नजर आए। मैं घबरा सा गया था, जैसे मैंने किसी लाश को देख लिया हो। वहां पर मैं गेट के पास खड़ा इंतज़ार करता रहा। मैं गेट के बाहर इंतज़ार नहीं कर रहा था, बल्कि गेट की अंदर की तरफ देखे जा रहा था। क्या सच में वहां आज तांत्रिक आएगा? क्या वो तांत्रिक मौत को मात दे चुका है? और अंधेरा घिरते ही वहां तांत्रिक उसी पिलर के पास से चलता हुआ इधर की तरफ आता हुआ मुझे दिखा। उसने कुछ लकड़ियां उठाई, वहां पर आग जलाई और उसके बाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो जोर जोर से हंसना शुरू हो गया था और मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं उसके पास गया, उससे पूछने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? हम तो मजाक में कह रहे थे। पहले ही हमें बता देते कि चुड़ैल इस तरह से करती है तो हम कभी चुड़ैल को बुलाते नहीं। हमें पहले बता देते तो इस तरह की मुसीबत में हम पड़ते नहीं। वो तांत्रिक हंसे जा रहा था, वो हंसे जा रहा था। वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखता, उसके बाद मेरे सर के ऊपर देखता जैसे किसी और की तरफ देख रहा हो, और फिर से हंसना शुरू हो जाता। कुछ देर हंसने के बाद उसने कहा, तुम नहीं जानते थे चुड़ैल क्या क्या करती है? इस दुनिया में चुड़ैल को बुलाने का अर्थ क्या होता है, और तुमने तो खास तौर पर कुछ करने के लिए बुलाया था। वो करती ज़रूर। मैंने उसे बुलाया था तो सबसे पहले तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन ऐसी चुड़ैलें मुझे नहीं मार सकती। मैंने उसके बाद जो उसे करना था वो करने दिया और ये मेरे पास वापस नहीं आई। आज तुम्हारे सर के ऊपर इसे दोबारा देखकर हंसी आ रही है और वो भी मुस्कुरा रही है। जरा ऊपर देखो। उसने ऐसा कहा और मैं आसमान की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने चेहरा ऊपर घुमाया, एक गंदा काला सा चेहरा नजर आया मुझे। लाल आंखें, काले रंग की चुड़ैल जिसके सफ़ेद बाल थे। वो हंस रही थी, उसके दांत लंबे लंबे थे और ऐसा डर मेरे शरीर में दौड़ा कि मेरे हाथ पैर फूल गए। उसके बाद मैंने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया ही नहीं, मैं बस उस तांत्रिक को देखता रहा। उसके सामने मैंने हाथ जोड़ लिए और उससे कहने लगा, मुझे बचा लो, ये आज रात मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है इसने, अब मुझे भी छोड़ने वाली नहीं।
उस तांत्रिक ने कहा कि तुम तो झूठी खबरें बनाते हो, झूठे भूत दिखाते हो। तुम्हें क्या लगा था मैं झोला छाप तांत्रिक हूँ? इसी तरह की चीज़ें करके तुम्हारे से पैसे बना लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। जो बोया है वो पाओगे तो ज़रूर। मैं वहीं पर बैठा बैठा रोने लगा था, गिड़गिड़ाने लगा था और मुझे चक्कर आने लगे थे। दुनिया घूमना शुरू हो गई थी। मुझे पेड़ भी हिलते हुए दिख रहे थे। ज़मीन भी कभी नीचे तो कभी ऊपर की तरफ होती दिख रही थी। आँखों के सामने अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। वो चुड़ैल अब मुझे अपने सामने नजर आ रही थी। उसका डरावना चेहरा जैसे मेरे शरीर में असर कर रहा था। मैं थर थर काँप रहा था और तभी वो चुड़ैल धुआं बन गई। वो काले रंग का धुआं बनकर हवा में ऊपर की तरफ उठ गई और वो धुआं छंटा तो उसके पीछे वो तांत्रिक नजर आया जिसने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया हुआ था। वो धुआं उसने जैसे मुट्ठी में समा लिया और एक छोटे से झोले में उस धुएं को छोड़ दिया। झोले में गांठ बांध दी और मुझे इशारा करने लगा, तुम जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया। अब मुझे ना तो वो मदहोशी सी महसूस हो रही थी और ना ही उस चुड़ैल का डर सा लग रहा था, जैसे मेरे शरीर में कुछ तो हुआ था। उसने मेरे सामने उस चुड़ैल को दोबारा कैद कर लिया था जिसे हमारे कहने पर उसने कुछ दिन पहले आज़ाद किया था। वो तांत्रिक फिर से उस पिलर की तरफ चला गया और वहां से गायब हो गया। शायद वो ज़मीन में दोबारा गड़ गया था। मैं उस शमशान को छोड़कर घर आ गया। मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा और मुझे लगता रहा वो चुड़ैल मुझे अब मारेगी। लेकिन उस रात मुझे नींद आई ही नहीं। सुबह तक मैं जागता रहा और सुबह जैसे ही दिन हो गया मैं जान गया था मेरा पीछा उस चुड़ैल से छूट गया है। इसने मुझे एक ऐसा सबक दिया जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। चुड़ैल, भूत प्रेत, इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए और कभी इन्हें खुद तो बुलाना ही नहीं चाहिए। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है।